सैलरी के फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फॉर्मेट। फॉर्मेट का एक ओवरव्यू देखे थे फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में हम लोग क्या किए थे? बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस की ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है, जो कि बहुत सिंपल था, फुल्ली टैक्सेबल, वो हम लोग किए थे। और उसमें हम लोगों ने एक और चीज़ की कैलकुलेशन सीखी थी। क्या चीज़ का? बेसिक सैलरी अगर नॉर्मली सम्स में नहीं दिया रहेगा, कभी कभी कैलकुलेशन के फॉर्म में दिया रहता है, तो उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था पे स्केल सिस्टम या ग्रेड स्केल सिस्टम, कोई स्केल वाला सिस्टम और उसका कैलकुलेशन, है ना। अभी थर्ड पार्ट में हम लोग आएंगे सैलरी का, तो हम लोग देखेंगे पेंशन। पेंशन में क्या चीज का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, ये हम लोग थोड़ा समझ लें। इंपॉर्टेंट एरिया है। कभी कभी क्या होता है, इसके ऊपर अलग से भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाता है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में कोई एक लाइन की ट्रीटमेंट नहीं है। आप देख रहे हो 4-5 बातें लिखी हुई हैं, 4-5 तरीके का कैलकुलेशन बन सकता है। तो हम लोग एक बार क्लियरली समझ लें कि अगर पेंशन दिया है सम्स में, तो उसकी ट्रीटमेंट हमारी टैक्स में किस तरीके से होगी। क्लियर है? पेंशन जो है वो आपका 2 तरीके का हो सकता है, आप समझ के चलोगे इसको। पेंशन उस पर्सन को भी मिल सकता है जो रिटायर हुआ है जॉब से, जिसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि वो एम्प्लॉय जो जॉब से रिटायर हुआ है। दरअसल पेंशन एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ किस तरीके से चलेगी, ये सोचकर आपका एम्प्लॉयर या जहां भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते थे, वो आपके लिए एक पेंशन ग्रांट किया करता है। जनरली अभी गवर्नमेंट के मैक्सिमम सारे सेक्टर से हटा दिए गए हैं, 1-2 सेक्टर में है। पेंशन वाला एरिया इसलिए हटा दिया गया क्योंकि एक लमसम पेमेंट रिटायरमेंट के समय एक साथ ही दे दी जाती है, तो फिर ये पेंशन को अलग से एक पेमेंट देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। खैर, हम लोगों के तो टैक्स में है, तो हम लोगों को इसका ट्रीटमेंट समझ के चलना पड़ेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है। पेंशन जो है वो उस एम्प्लॉय को भी मिल सकता है जो रिटायर हो रहा है, और या फिर एक फैमिली पेंशन नाम से भी आपको चीज मिल सकती है। फैमिली पेंशन में क्या होता है कि वो पर्सन रिटायर कर चुका है, वो पर्सन रिटायरमेंट के बाद डेथ कर चुका है जिसके नाम से पेंशन ग्रांट हुआ था, लेकिन उसके डेथ होने के बाद अब उसके वाइफ को, जो भी लीगल हेयर्स उसका है, उसको ये पेंशन ग्रांट किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर उसी एम्प्लॉय को पेंशन मिल रहा है जो रिटायर किया है, तो वो पेंशन हम लोगों का ट्रीट होता है किसमें? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर में। लेकिन अगर मान लीजिए मेंशन किया है कि वो पर्सन डेथ कर गया और उसके वाइफ को पेंशन मिल रहा है, तो फिर वो वाला पेंशन हम लोग किस नाम से ट्रीट करते हैं? फैमिली पेंशन के नाम से। और फैमिली पेंशन हम लोगों का ट्रीट होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। ध्यान रखिएगा, उसी पर्सन को पेंशन मिल रहा है तो हमारी ट्रीटमेंट होगी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए वो पर्सन के डेथ होने के बाद उसके वाइफ को पेंशन मिल रहा है, तो वो फैमिली पेंशन के नाम से जाना जाएगा और उसकी ट्रीटमेंट होगी कहां? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। क्लियर है? क्यों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होगा? क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय को पेंशन मिल रहा है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्रिएट होता है पेमेंट में। हम लोगों ने फर्स्ट से ये चीज पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर वही सारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा जहां पर पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। लेकिन अगर फैमिली पेंशन मिल रहा है, मान लो किसी के डेथ होने के बाद उसके वाइफ को पेंशन मिल रहा है, तो एम्प्लॉयर के साथ उसके वाइफ का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता। इसलिए फैमिली पेंशन को एज पर इनकम टैक्स रूल हम लोग कहां पे ट्रीट करते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। क्लियर है? अभी जो पेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा एम्प्लॉय को पेंशन मिलने वाला है, और ये कहां कैलकुलेट हो रहा है? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए पेंशन को पूरे 2 पार्ट में बांट दिया। एक लिख दिया अनकम्यूटेड पेंशन, और दूसरे तरफ आप देख रहे हो वर्ड लिखा है कम्यूटेड पेंशन। दोनों का मीनिंग हम लोग समझने पहले। सिंपल सा मीनिंग है, अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है पेरियोडिकल पेमेंट। पेरियोडिकल पेमेंट, जैसे अगर मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद ये डिसाइड किया गया कि आपको 10,000 रुपया पर मंथ करके पेंशन मिलेगा, और 10,000 करके पर मंथ मिलना शुरू हुआ। ये जो हर मंथ का पेंशन आपको मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है, पेरियोडिकल पेमेंट है। और अगर मान लीजिए एम्प्लॉय ने एक साथ ही एक लमसम अमाउंट उठा लिया पेंशन का, जैसे उसको जरूरत पड़ी और उसने क्या किया, 2 लाख रुपए
एक साथ पेंशन के उठा लिए, 2 लाख रुपए एक साथ उठा लिए लमसम, तो अगर लमसम पेमेंट आप एक साथ उठा लेते हो तो उसको हम लोग नाम देते हैं कमिटेड पेंशन। ठीक है, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए आपके मन में क्वेश्चन है कि सर कैसे पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। सपोज करो कोई एक पर्सन है, मई के महीने में रिटायर हुआ, ठीक है, जून में प्रोसेसिंग चली उसकी रिटायरमेंट के बाद, और जुलाई से उसका पेंशन ग्रांट होना शुरू हो गया, और डिसाइड हुआ कि जुलाई से उसको हर महीना 10,000 करके मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना तक उसको 10-10 हजार करके मिला। तो ये जो 10-10 हजार करके उसको 6 महीना मिल रहा है, ये उसका अनकमिटेड पेंशन है। कितने का आ गया? 60,000 का। अभी दिसंबर के महीने में उसको फॉर द पर्पज ऑफ डॉटर मैरिज एक लमसम अमाउंट की जरूरत पड़ी, कितने की? 2 लाख रुपए की। तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है अपने एम्प्लॉयर को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को जहां से वो रिटायर हुआ है, अपने डिपार्टमेंट को, और 2 लाख रुपया एक बार में ग्रांट करवा सकता है। उसके क्राइटेरिया होते हैं, ऐसे नहीं मिलता, आपको क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको वो मिलेगा। तो मान लीजिए 2 लाख रुपया उसकी क्राइटेरिया फुलफिल होने पर उसको एक साथ दे दी गई। ये जो 2 लाख उसको मिला, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं कमिटेड पेंशन। क्लियर है? 2 लाख रुपया एक साथ में नहीं मिलेगा, उसके साथ भी क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी आपको कि आप कितना परसेंट पार्ट अपने पेंशन का कट करके ये 2 लाख रुपए लेना चाहते हो। क्योंकि आपको 2 लाख रुपए एक साथ दे दिए गए, तो आपका एम्प्लॉयर वो 2 लाख आपसे थोड़े थोड़े करके वसूल भी करेगा। तो जैसे आपने मेंशन कर दिया कि हमको 10,000 पर मंथ करके पेंशन मिल रहा है, आप इसका 60% कट ऑफ कर लीजिएगा। 60% का मतलब हो रहा है 10,000 का 60% आप निकालोगे 6,000 आएगा। तो अब से क्या होगा, दिसंबर के महीने में आपको एक बार में 2 लाख मिल गई, ये जो 2 लाख रहा आपका, इसको अलग से लिख देते हैं, ये जो 2 लाख रहा ये आपका हो गया कमिटेड पेंशन। और फिर जैन से आपके पेंशन का जो नॉर्मल पेंशन मिल रहा था 10,000, इसका 60% कट जाएगा, क्योंकि आपने एक बार में उठा लिया है कितना? 2 लाख, और 60% कट के जनवरी के महीने से आपको 4,000 करके पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो जनवरी से आपको मिलेगा 4,000, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का अगर लिए तो 12,000 रुपया हो गया आपका पूरे मार्च तक का अनकमिटेड पेंशन। तो अगर हम जो एग्जांपल लेकर चल रहे हैं उसमें हम लोग बात करें तो टोटल जुलाई से लेकर मार्च तक इस पर्सन ने 72,000 उठाया है अनकमिटेड पेंशन के नाम से, और 2 लाख रुपया उठाया है कमिटेड पेंशन के नाम से। क्लियर है? अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो पैसा वो पेंशन के रूप में पाया, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी, मतलब किस अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स ट्रीटमेंट होगा, कितना टैक्स देना होगा, और कौन से अमाउंट में इसको कुछ छूट भी मिल सकता है। समझे? तो इसके लिए आप देखिएगा अलग अलग करके आपका टैक्स ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग अनकमिटेड वाला टैक्स ट्रीटमेंट पढ़े, जो यहाँ पर हमने लिखा है, एकदम सिंपल एक लाइन का ट्रीटमेंट है। और क्या बोला जा रहा है कि फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, हर एम्प्लॉय के लिए पूरा टैक्सेबल है। फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, फुल्ली टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉय। ऑल एम्प्लॉय का मतलब आ जाता है यहाँ वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मैटर नहीं करता, अनकमिटेड पेंशन पाए हो तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। मतलब मेरे एग्जांपल में जो पर्सन मई में रिटायर हुआ था, जुलाई से उसको पेंशन मिलना शुरू हुआ था, महीना महीना करके उसको कितना मिला, ये पूरा पार्ट मिला, 6 महीना तक मिला 10,000 करके, फिर 6,000 कट गया और 4,000 करके 3 महीना मिला 12,000। ये जो अनकमिटेड पेंशन है वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसके लिए ये 72,000 फुल्ली टैक्सेबल में कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग कमिटेड वाले एरिया में। तो कमिटेड वाले एरिया में थोड़ा डिवीजन बन गया। डिवीजन देखिए कैसे बना है। सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलग कर दिया गया, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या लिखा गया, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A क्लॉज रोमन 1। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है ये पर्सन, तो इसने जो 2 लाख रुपए एक साथ उठा लिए थे लमसम, उसके ऊपर इसकी कोई भी चार्जेबिलिटी नहीं होगी और पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग ऐसे 2 लाख रुपए लिखेंगे और 2 लाख रुपए में फुल्ली एग्जेम्प्टेड लिख देंगे कि 2 लाख में से 2 लाख पूरा का पूरा छूट मिलेगा, और कमिटेड पेंशन पे उसको कोई भी टैक्स देना
नहीं पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, सिंपल लाइन है, बहुत सिंपल सेंस में समझेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सम्स अगर है, लमसम में पैसा उठाया है, कमिटेड पेंशन उठाया है, तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। क्लियर? अदर एम्प्लॉय में देखिए, अदर एम्प्लॉय में हमारा फिर से दो कैटेगरी बन गया। एक को नाम दिया है एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेच्युटी ऑल्सो। अगर मान लीजिए वो पर्सन जिसको पेंशन मिल रहा है उसको ग्रेच्युटी भी मिला है, तो लिखा है 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A क्लॉज रोमन 2। अगर मान लो उस पर्सन को ग्रेच्युटी भी मिल रहा है, आप ये बात बोलिएगा सर हम कैसे समझेंगे उसको मिल रहा है कि नहीं, वो मेंशन रहता है सम्स में कि ही ऑल्सो रिसीव ग्रेच्युटी। अगर मान लीजिए मेंशन नहीं है तो फिर आप अजम्पशन ले लोगे कि उसने ग्रेच्युटी रिसीव किया है। अदरवाइज क्लियरली लिखा रहता है सम्स में कि उसको ग्रेच्युटी भी मिला है या ग्रेच्युटी नहीं मिला है। ठीक है? अदर एम्प्लॉय के केस में अगर वो एम्प्लॉय ग्रेच्युटी भी पा रहा है तो क्या लिखा है, 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A क्लॉज रोमन 2। 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन का उसको छूट मिले। बच्चे क्या करते हैं कि जो 2 लाख रुपया लमसम अमाउंट दिया है उसी का 1/3 निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। 2 लाख रुपए कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, सिर्फ 60% पार्ट को, जितना उसने कट ऑफ करवाया था। तो हम लोग उसका फुल वैल्यू कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। 2 लाख कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 60, तो लिखेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाई 60 और इंटू करेंगे 100, तब अपने को मिलेगा फुल वैल्यू। और वो जो फुल वैल्यू आएगा उसका 1/3 हम लोग इसमें एग्जेम्प्टेड दिखा देंगे अगर वो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है उसमें। ठीक है? और अगर मान लीजिए सेकेंड वाला पार्ट जो इधर लिखा है कि एम्प्लॉइज नॉट रिसीविंग ग्रेच्युटी, अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी रिसीव नहीं कर रहा है तो कितने का छूट मिलेगा, हाफ ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A क्लॉज रोमन 2। अगर मान लीजिए वो ग्रेच्युटी रिसीव नहीं कर रहा है, मेंशन कर दिया सम्स में कि उसको सिर्फ पेंशन मिल रहा है, ग्रेच्युटी रिसीव नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारा फुल वैल्यू आएगा, फुल वैल्यू निकालने का तरीका यही रहेगा, 2 लाख जितना अमाउंट उसको लमसम मिला है डिवाइडेड बाई करेंगे जितना परसेंट वो कट ऑफ करवाया, जैसे 60, और इनटू करेंगे 100, तब अपने को मिलेगा फुल वैल्यू। और इस फुल वैल्यू का हम लोग निकालेंगे हाफ, और वो हाफ निकाल कर जितना वैल्यू आएगा वो वैल्यू हम लोग इस 2 लाख में से माइनस करेंगे। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए आपका पेंशन का क्राइटेरिया दिया है तो उसमें आपको ये पूरी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि अगर वो मंथली रिसीव कर रहा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। मतलब मंथली वाला पेमेंट हम लोग पूरा अपने प्रीवियस ईयर का दिमाग में रखकर अप्रैल से लेकर मार्च तक, अगर वो 20 से पेंशन पाना शुरू हुआ है तो 20 से लेंगे, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो माइंड में हमेशा हम लोगों का पीरियड कौन सा चलता है, प्रीवियस ईयर, अप्रैल टू मार्च। तो इस 12 महीने में मंथली में उसको जितना मिला है वो अपने को पूरा का पूरा ले लेना है। लमसम अमाउंट अगर वो कुछ रिसीव किया है तो वो लमसम अमाउंट उसका कमिटेड पेंशन होगा। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा एम्प्लॉय है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली नील कर देंगे कि उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, पूरा एग्जेम्प्टेड है। अगर वो अदर एम्प्लॉय है और ग्रेच्युटी भी पा रहा है तो 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जेम्प्ट करेंगे। और फुल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितना लमसम वो पाया है डिवाइडेड बाई करेंगे जितना वो कट ऑफ करवाएगा और इनटू करेंगे 100, तो एक फुल वैल्यू मिलेगा। उस फुल वैल्यू का 1/3 पार्ट उसको छूट मिल जाएगा इस 2 लाख रुपए में से। और अगर वो एम्प्लॉय ग्रेच्युटी रिसीव नहीं कर रहा है तो हाफ का छूट मिलेगा फुल वैल्यू ऑफ पेंशन का। जो भी फुल वैल्यू ऑफ पेंशन आएगा उसका हाफ निकाल लेंगे और 2 लाख रुपए में से उतने अमाउंट को माइनस करके हम लोग टैक्सेबिलिटी दिखा देंगे। क्लियर है? अगर मान लीजिए अमाउंट में आप लोगों के मन में कोई भी डाउट आए, रूल्स अभी अच्छे से दिमाग में रखिएगा। और रूल्स दिमाग में अगर रहेगा तो जब हम लोग सम्स करने के लिए मूव करेंगे तो उस समय हम लोग कैलकुलेशन को फिर से एक बार देख लेंगे कि फुल वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं और पूरी की पूरी टैक्सेबिलिटी किस तरीके से हो रही है। ठीक है? तो पेंशन वाला रूल एक बार आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे।